प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बड़ा हैपनिंग डे था, अदालतों में भी, अदालतों के बाहर भी बहुत कुछ हुआ है। आज इद्दत केस में फैसला महफूज होने के बाद खावर मानेका जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। फैसला महफूज हो चुका था, आज सुनाया जाना था। आज बहुत सारे लोग फैसला सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वकील के जरिए नहीं बल्कि बराह रास्त खुद जो खावर मानेका हैं उन्होंने कहा कि जी मैं आपका फैसला कबूल नहीं कर सकता क्योंकि हमें आप पर एतमाद नहीं है। तो फिर जज जो हैं शाहरुख अर्जुमन, उन्होंने हाई कोर्ट को लिख भेजा कि मुझ पर अदम एतमाद कर दिया गया है, आप फैसला करें कि ये केस मेरे पास ही रहेगा या किसी और के पास जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पहले भी इस केस में अदम एतमाद का इजहार किया गया था, लेकिन दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी जज साहब की तरफ से। और उसके बाद फिर अदालत के बाहर जो हुआ वो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। खावर मानेका साहब नारे लगाते हुए बाहर आए तो उन पर पुलिस जो वकला थे उन्होंने हम धावा बोल दिया, उनकी पिटाई की, उनको ज़मीन पर गिरा दिया और उनको मुक्के मारे। तो ये सब कुछ आज अदालत में हुआ है। दूसरा जो गुमशुदा शायर अहमद फरहाद हैं, उनकी गुमशुदगी का जो मुअम्मा है वो भी हल हो गया है। आज अदालत में रिपोर्ट पेश की गई है और बताया गया है कि वो पुलिस की हिरासत में हैं और बाग पुलिस की हिरासत में हैं कश्मीर में, क्योंकि वो एक गाड़ी में सफ़र करते हुए जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस के साथ जो है वो तल्ख कलामी की, गुलूगीर हुए, इस FIR में लिखा हुआ है और उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पर जो तारीख दर्ज है इस FIR पर, अगर आप देखें तो वो 29 मई 2024 यानी आज की तारीख है और आज सुबह 7 बजे ये FIR दर्ज हुई है। जो वक्त 7 बजे का, ये वकूआ 7 बजे का है जब ये FIR उसके बाद फिर दर्ज हुई है। तो ये इस पर तारीख और वक्त जो है FIR पर देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल चलिए, अहमद जो फरहाद है उनकी गुमशुदगी का ये मामला हल हो गया और वो अब पुलिस की हिरासत में हैं, तो अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं जिससे बल्कि प्रोग्राम शुरू करना चाहूँगा वो ऑर्डिनेंस हैं दो जो पेश हुए हैं, सदारती ऑर्डिनेंस। और उसमें से अब अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार मिल गया है। जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे उसके लिए यह भी इख्तियार मिल गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से अब मुशावरत के भी पाबंद नहीं रहे और चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर ही खुद से ट्राइब्यूनल बना सकती है और रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है। यानी जो साबिका सेक्शन 140 था उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। और इसमें एक और पहलू भी यह है कि जो इस वक्त ज़ेरे समाअत केसेस हैं, जैसे इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के पास चल रहा है, तो अब यह इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है कि वो नए ट्राइब्यूनल जो बनेंगे जो साबिक रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होंगे, ये पहले से चलने वाले केसेस को भी उनकी अदालत में मुंतकिल किया जा सकेगा। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी और खुद PMLN के कई लोगों ने भी इन ऑर्डिनेंसेस पर एतराज उठाया है। खासतौर पर नैब का जो ऑर्डिनेंस है उस पर नून लीग और ये वाला जो ऑर्डिनेंस है इस पर रजा रब्बानी साहब और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग भी इन दोनों ऑर्डिनेंसेस पर बल्कि एतराज उठा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और मेहर बानो कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये जो 2 ऑर्डिनेंस आए हैं जिस पर आज रजा रब्बानी साहब ने भी तनकीद की है और ये जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिल गया है कि हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की जरूरत भी नहीं है और साबिक जजेस को आप ट्राइब्यूनल्स पे लगा सकते हैं, इस पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या ये पार्टी का मौक़िफ़ है और या फिर ये इंडिविजुअल किसी की राय है, और आपकी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार होना चाहिए, वो जो भी मामला खुद हाथ में लें वो कानून के मुताबिक लें। लेकिन कई बातें हैं जो अगर कानूनी फौरी तौर पे हवाले से नहीं डील की जाती तो उस पर आर्डिनेंस आ जाते हैं। आर्डिनेंस आना कोई अचंभा नहीं है, लेकिन ना आना चाहिए। जो कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए। आर्डिनेंस की हिमायत हमने कभी नहीं की। हमने तो कहा कि ये आर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये काबिल कबूल नहीं। अभी भी ये जो आर्डिनेंस जो आए इनकी वजह से आप देखिएगा शक शुबात बढ़ जाएंगे। इस पे इस अंदाज से खुलकर हिमायत नहीं होगी, एतमाद का इजहार नहीं होगा जैसे आम कवानीन के तहत होता है या इलेक्शन कमीशन अपना अख्तियार इस्तेमाल करे तो। लेकिन इन आर्डिनेंस पर तनकीद होगी और शक शुबात बढ़ेंगे। ना आते तो अच्छा था, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, मैं हुकूमत में नहीं बैठा हूँ,
लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी थी ये ऑर्डिनेंस आए। लेकिन चांडी साहब आप कह रहे हैं कि आपने कभी ऑर्डिनेंस की हिमायत नहीं की, मगर ये आपके कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जारी किए हैं ऑर्डिनेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने नहीं किया या उन्होंने किया तो गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऑर्डिनेंस आने के हम हामी कभी नहीं रहे हैं, हंगामी हालात में आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। और ये जो रिटायर्ड जजों की बात है वो भी मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। जजेस बैठे हैं, उन पर एतमाद है। रिटायर्ड जजों को क्या, मैं दोनों की वजह से गलतफहमियां पैदा होगी, अदम एतमाद की फिजा पैदा होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त फरमाया आपने। मैं राना साना अफजल साहब, इसका क्या आपके ख्याल में, क्या आपको मंतिक समझ आती है कि मौजूदा जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना है? क्या ये कि रिटायर्ड जजेस अपनी मर्जी के लगा के उनके सामने ये ट्राइब्यूनल्स में मुकदमात पेश किए जाएंगे? क्या मंतिक हो सकती है इसमें? क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट ने जो नाम दिए हैं उन पर मुश्तमिल जजेस ट्राइब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इन ऑर्डिनेंसेस को मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपना ओपिनियन, एक प्रिलिमिनरी ओपिनियन दे सकता हूँ इसके ऊपर कि मुझे ये क्या लग रहा है। देखें, एक तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अदालती निज़ाम पहले ही क्लॉग्ड है और जजेस की जो है वो कह लें कमी है और केसेस बड़े अरसे से बड़े पेंडिंग चल रहे होते हैं। तो शायद ये एक वजह सोची हो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अगर वो ज़रूरत महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई रिटायर्ड जजेस लेने, ये ऐसा नहीं है कि वो हाजिर जज नहीं ले सकते, लेकिन ये एक ऑप्शन उनको दे दी गई है कि अगर वो रिटायर्ड जज समझते हैं कि लेने हैं तो वो ले सकें। तो देखें, इसके अंदर आप एक तरीके से नहीं, जब अदालतें खुद जजेस दे रही हैं तो अवेलेबल हैं तो दे रही है ना। या तो अदालत कहे कि जी हमारे पास जजेस की कमी है, हम ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस नहीं दे सकते। ये तो हमें पता है ना कि आपका जो है अदालती निज़ाम जिस मर्जी लेवल का हो, हाई कोर्ट लेवल पे हो, वो आपका उससे सेशन कोर्ट लेवल पे हो, क्लॉग्ड है और आपको उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अब इस निज़ाम के अंदर अगर आप इसको डबल भी कर दें तो शायद जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो या ना हो। तो उसके अंदर देखें, अगर आपने स्ट्रेंथन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंस के साथ अपनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो है, इलेक्शन कमीशन खुद फरीक है। ये शिकायतें दरअसल इलेक्शन कमीशन के ही खिलाफ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सही इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया, तो और इख्तियार भी अब इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। वैसे बहरहाल ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, ये फर्स्ट आपका जो कंप्लेंट एक कह लें कि वो हेयरिंग होती है। अगर उसके ट्रिब्यूनल के फैसले अगर आपको नहीं पसंद तो आप पास आगे भी अदालती जो है वो मौके अवेलेबल हैं कि अगर 4 साल तक ट्रिब्यूनल का फैसला ही ना आए तो देखिए, ये तो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, पहली क्लॉग्ड है तो चीज़ें। तो अब तो ये अगर ये इनको जो भी रिटायर्ड लगाते हैं या हाजिर जज लगाते हैं फिर तो चीज़ें तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी आगे। बहरहाल इसमें पिक एंड चूज होने का मैं ये ज़रूर मैं समझता हूँ कि आप पुराने जो रिटायर्ड जज हैं उनमें से पिक एंड चूज करके लगाएंगे मर्जी के फैसले लेने के लिए, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर। इस तरह के इल्ज़ाम तो अब जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कोई जज देने तो वो भी पिक एंड चूज करके दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ तो अदालतों हाजिर सर्विस जज है ना, हाजिर सर्विस जज भी हैं, लेकिन यहाँ तो अदालतों के ऊपर भी शक बात उठते हैं कि पता नहीं जी वो किसको फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बदकिस्मती है, लेकिन उठते हैं। तो वहां भी पिक एंड चूज का तो आप, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूँ ना, इल्जाम लगाना है, आप कहीं भी फिट इन करते हैं तो इल्जाम तो यहाँ भी जो है वो फिट इन आप कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं कि मौकफ ये नहीं रहा जिस तरह पहले आजकल कुछ लोग जो है अप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे कि पता नहीं वो क्या। और इसी तरह पहले हम जो है वो बंदियाल साहब के बारे में हमारा एक मौकफ था, तो ये मौकफ तो किसी भी वक्त किसी के लिए भी आप फिट इन कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक और जो पहलू है मेहरबानो साहिबा, वो ये है कि जो पहले से ट्राइब्यूनल्स के पास चल रहे हैं मामलात, जो शिकायत हैं, उनको भी उठा के भेजा जा सकता है उन जजेस के, उन ट्राइब्यूनल्स के पास जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होंगे। यानी जैसे इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला है, तो शायद ये भी मौजूदा जो इस वक्त जो ट्राइब्यूनल चल रहा है उससे बाहर, उनके दायरे से बाहर निकला है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। बहुत सारे पहलू हैं और कुछ और गुफ्तगू भी की, मैं उन सबको एड्रेस करना चाहूँगी अगर आप मुझे मौका दें। अभी राना साहब ने फरमाया कि अप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं अदालतों में, तो आज आपने देखा एक केस इब्रत का जो 3 महीने से चल रहा था, जिसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए, आज सिर्फ उसकी हियरिंग, उसका फैसला आना था, तो उस पर मानिका साहब ने किस तरह अप्रीहेंशन क्रिएट किए
और उस केस को अब जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। मतलब क्या दबाव महसूस किया कि 3 महीने सुनते रहे, पहले मुस्तरद की उनकी रिक्वेस्ट और आज रिक्यूजल आ गया। और मैं बताना चाहूँ कि ख़ावर मानिका साहब को ज़रूर एक वकील से वो ढेर ज़रूर हुए हैं उनके मुक्के से, मगर जो मानिका साहब ने अदालत के अंदर गुफ्तगू की और जो ज़बान इस्तेमाल की, हम सबको उसको भी कंडेम करना चाहिए है। वो उनको ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी जो हैं उनकी बेशक तलाक हुई होगी, मगर उनकी बच्चों की वो आज भी वालदा हैं। और इस तरह का एक तो ये केस ही इतनी घटिया नौयत का था कि इस पे जितनी बात की जाए उतना ही बंदे का दिल खराब मैं इस होता पर चाह रहा था कि जरा इस पर आगे चल के इस मामले पर बात करूं, लेकिन अगर हम ऑर्डिनेंस पे बात कर लें पहले तो एक चले टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। आते हैं, चलें ऑर्डिनेंस पे बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने खुद ही पूछा कि मंतक क्या थी, और मैं पूछना चाहती हूँ कि उजलत क्या थी। अभी सेनेट का सेशन मुकम्मल हुआ था, अभी नेशनल असेंबली का सेशन आना है कुछ दिनों में। कुछ ऐसा हंगामी तो नहीं था कि ये 2 ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी। और ये वो दोनों जमातें हैं। अब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, मशवरा आया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो नून लीग के हैं। दोनों पार्टीज तनकीद भी कर रही हैं, दोनों लाताल्लुकी का भी इजहार कर रही हैं, दोनों ये भी कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। मेरा तो ये भी सवाल है कि ये ऑर्डिनेंस आए कहाँ से और इनकी जरूरत क्या पड़ी जो इस वक्त लाने थे। ये असेंबली के थ्रू पास करवाते। इनका तो तारीखी मौकफ रहा है ना कि ऑर्डिनेंस अच्छी नहीं होती, ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामान को नहीं चलाना चाहिए, ना ही हुकूमत को चलाना चाहिए। तो आज ये खुद ही अपने अल्फाज पे यू टर्न लेते हुए बहुत खूबसूरती से यू टर्न ले रहे हैं और ऐसे इकदाम ले रहे हैं जो जमहूरियत के खिलाफ हैं। देखिए, हम सबकी कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही खिलाफ है, जैसे आपने कहा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करेगी कि कौन हमारे केसेस सुनेगा। और याद रहे, ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके सामने हम पहले अपने केसेस लेकर गए, अपील सबसे पहले वहां लेकर गए। मेरी अपील आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ी है, उस पर फैसला महफूज है। और वो भी फैसला ऐसे महफूज हुआ कि जुरिस्डिक्शन खत्म हो गई, उन्होंने दलाइल नहीं सुने और आज तक फैसला भी नहीं आया। तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो किसी को एतमाद नहीं है। हर कोई कहता है कि इलेक्शन मुतनाज़ा हुए, कोई जमात नहीं है जो ये बात नहीं करती। तो उसी इलेक्शन कमीशन के हाथ में आपने इतना इख्तियार कैसे दे दिया, वो भी एक सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, कौन चला रहा है, किस मंतक से चलाया जा रहा है, और क्या इसके पीछे कोई सोच है या कोई दानिस्त है, या बस एक नी-जर्क रिएक्शंस में ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। सही है। ये मौलाना चांडी साहब, ज़्यादातर जो शिकायत हैं इलेक्शंस की वो उसकी बुनियाद ही ये है कि हमारे फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं करते। यानी बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम यह है कि जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं उसको तरमीम करके, उसके अंदर तब्दीलियां करके उसको फॉर्म 47 बना के और फिर 45 में भी तब्दीलियां करके उसको अपलोड किया गया वेबसाइट के ऊपर। और हमने देखा भी ओवर राइटिंग भी हुई थी कहीं पर और मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ तरीके से उसको किया गया। तो ये इल्ज़ाम तो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ही के ऊपर लगाया गया है दरख्वास्त गुजारों की तरफ से। तो अब इलेक्शन कमीशन के ही पास इख्तियार भी आ गया है। तो आप इसको दुरुस्त समझ रहे हैं इस सारे मामले को? दुरुस्त और गलत समझना इस वक्त मेरी तरफ से नहीं है। असल बात है हालात कैसे हैं, जरूरत क्या है इन फैसलों की, उस पर बात हो सकती है। दुरुस्त है गलत है मैं अभी फिलहाल तो नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर को सरेआम गालियां देते रहे, नाम ले लेकर लानतें भेजते रहे, उनके सामने अगर गालियां दी, ऐसा भी तो नहीं होता है इदारों के साथ। ये तरीक़ाकार भी गलत है। शुरू से आगाज से ही आप अदम एतमाद करते रहेंगे तो इदारे कैसे काम करेंगे? इदारों को भी मौका देना चाहिए, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से आवाम है, अगर गलत बातें होंगी तो उसकी बेहतरी भी की जा सकती है। लेकिन जहां तक आप देखें इलेक्शन का अमल ही खराब है, तो फिर ये तो सूबाई की एक हुकूमत ले बैठे हैं, असेंबली में भी बैठे हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं। कहाँ गलत है? ये सारे अमल को तो कबूल किया है, सारे अमल में तो साथ चल रहे हैं, हर मशावरत में साथ हैं। हम साथ भी रहेंगे, अलग भी, ऐसा नहीं होगा। जो तनकीद हम पर करते हैं, जब साथ भी है अलग भी है, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो। खड़े अलग हो, असेंबली में बैठे हो, वजारतें ले रहे हो, चीफ मिनिस्ट्री ले ली है, जनाब हम अलग हैं। कैसे अलग हो जनाब? इस सारे अमल में आप भी शरीक हैं और आपने इस अमल को कानूनी जायज करार दे दिया है।
सही है जी। मेहरबान कुरैशी साहब, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं फिर आगे बढ़ूं। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल जो शायद प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप पे, इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हुए हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, कहते हैं अलग भी हैं, कहते हैं इसके खिलाफ भी हैं, मगर इन्हीं के जमात के जो सदर हैं इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वही ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर रहे हैं, उसी से ये लाताल्लुक भी हैं, उन्हीं का वो खुद भी फॉर्म 47 की पैदावार है, उनका बेटा भी फॉर्म 47 की पैदावार है, वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, वो ये ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं। इनकी बातों में इतनी बौखलाहट है, इनके तर्ज अमल में इतनी बौखलाहट है कि बंदे को समझ नहीं आता कि ये किसके कहने पे चीज़ें कर रहे हैं। मैं अब पेंडेंसी पे बात करना चाहती थी कि देखिए, राना साहब ने बात की कि पेंडेंसी है केसेस की, तो शायद इसलिए रिटायर्ड जजेस को लाया गया है। हालांकि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने तो जजेस दिए, शायद इन्हें नाम पसंद नहीं आए, मगर अगर पेंडेंसी और बैकलॉग की इतनी फिक्र है राना साहब आपको, आपकी जमात को, तो आपको किसने कहा था कि 200 से जायद केसेस एक बंदे पे दर्ज करें, फिर हमारे हर जमात के रहनुमा पे दर्जनों FIR करें एक ऐसे मामले पे कि जिसपे वो उस शहर में मौजूद नहीं थे, फिर उसके बाद वही केसेस हैं जिनको ये लटका रहे हैं, रिमांड पे रिमांड देते हैं, बेल रिजेक्ट करते हैं, आगे केस की हेयरिंग के लिए जाओ तो आयोग कहता है कि जी हमारी तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं मुकम्मल हुई। तो अगर पेंडेंसी खत्म करनी है तो नेक नियति से फिर इन केसेस को आगे चलाएं, डरे मत, खौफजदा मत होएं, इंसाफ होने दीजिए। जी बिल्कुल राना साहब, एक इसमें जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके साहबजादे माशाल्लाह सभी, आप 4 लोग जो हैं वो 3 लोग MNA बन गए, एक MP और ख़ुद चेयरमैन सेनेट बन गए। अब इनमें से जो शिकायत हैं खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटों के खिलाफ भी हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब के अपने खिलाफ भी हैं ट्राइब्यूनल्स में, और वही इसके लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर रहे हैं। देखिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये तो देखें, आप देखें 2018 को निकाल लें, तब हमने पूरी इनकी PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने धांधली की, और उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है या जो पूरा निज़ाम था, सेटअप था, वो इसके अंदर शामिल था। हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि अदलिया भी उस वक्त की और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल थी। तो ये देखें, इसका तो क्या मामला, टोटल जो शिकायत थी ना वो 14 थी, नहीं उज़रदारियां जो इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स के पास आई। नहीं देखें, बात ये है, फिर भी वो निज़ाम जो है हमने डीरेल नहीं किया, हमने चले और हमने असेंबली से अपना हक मांगा कि आप इसके अंदर जो है वो, मगर आप ये तो इलेक्शन की कमेटी बनाए, फैसला आना चाहिए, हाँ बिल्कुल जल्द आना चाहिए, बिल्कुल कहते थे। तो वो देखें, एक इंडिपेंडेंट वो मामलात हैं और वहाँ से बिल्कुल चीज़ें चलनी चाहिए और वहाँ चलें, और अब चलेंगी मेरे ख्याल से। ये इस ऑर्डिनेंस के बाद जब ये जो भी अपने जजेस जब जो रिक्वायर्ड हैं वो बुला लेंगे तो वो मामलात आगे बढ़ेंगे। देखें, ये तो जो हारता है वो फिर इल्ज़ाम लगाता है, तो वो उनके इल्ज़ाम पे आप कहें कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, वो तो पूरा ओवरऑल ही देखें, यही वो लोग हैं जो जिस तरह अभी पहले कहा, KPK की हुकूमत इनके पास नहीं है क्या? इनके पास एक सूबे की हुकूमत नहीं है? तो क्या पूरे जहाँ जीत गए वहाँ आप कहें कि जी ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि जहाँ हम हार गए वहाँ बिल्कुल गलत है? तो ऐसे नहीं है, आपने मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये मामला साइड पे चलें, बिल्कुल अगर किसी का कोई साबित कर दे, यहाँ ट्रिब्यूनल में किसी कोई समझता है उसको हक नहीं मिला, तो अगले कोर्ट में वो अपना वो मामला लड़े। और बिल्कुल अगर वहाँ डिले है तो आए बैठें असेंबली के अंदर, हम बात करें कि क्यों डिलेज हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बहस करें, आए बैठें, अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो जुडिशल रिफॉर्म्स कर लेते हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप कहें कि मुल्क को हमने स्टैंड स्टिल ले आना है, हमने आगे चलने नहीं देना, हमने जो है वो इसको बांग्लादेश वाला मामला जो हुए वो दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो ये मौक़िफ़ गलत है। आप समझते हैं कि जी ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आएगा इस टेन्योर के अंदर, आपका ये मौक़िफ़ है, या अगर आ जाएगा हमारे खिलाफ तो आगे अदालतों का फैसला नहीं आएगा। अगर कोई डिले हो तो आए बैठे पार्लियामेंट में बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स अगर आप करना चाहते हैं तो करें। बहुत सारी ऑफर्स आपने दे दी है। मैं एक चीज़ मौलाना चांडियो साहब ये फरमाइए कि ये जो अब दूसरा ऑर्डिनेंस नैब के हवाले से है, नैब पर बहुत तनकीद पीपल्स पार्टी ने भी की है, नून लीग ने भी की है, और 90 दिन रिमांड हुआ करता था उस पर भी बहुत तनकीद करते रहे। शायद खाकान अब्बासी कहते थे कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, और फिर आपकी जमात भी ये समझती रही है कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। अब जब 14 दिन के रिमांड पर एक कानून बन गया था कि रिमांड 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये विक्टिमाइजेशन होती थी, आज क्यों ज़रूरत महसूस हुई है कि 14 दिन की बजाय इसको 40 दिन कर दिया जाए रिमांड? आप इसको सपोर्ट करते हैं? लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हम तो ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं,
ऑर्डिनेंस नहीं आने चाहिए। पार्लियामेंट मौजूद है, सूबा असेंबली एक तो, लेकिन ये मामला पार्लियामेंट का है, सेनेट मौजूद है, सदर ममलकत मौजूद है, बैठे बात करें। मैं तो हामी नहीं हूं कि आए ऑर्डिनेंस आए और हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए चले, हमने तो हिमायत नहीं की। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि मसाइल बढ़ जाएंगे और बेतमादी की फिजा पैदा होगी, जरूरत नहीं है। अब सदर ममलकत बहरहाल एक हुकूमत की तरफ सदर है, तो ऐसा तो नहीं कि वो सारे मामला खुद ही कर देंगे और हुकूमत को कोई अहमियत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हुकूमत का मशवरा भी होगा, ये होगा, सब देखना होगा। लेकिन मैं कहता हूँ गलत फहमियां पैदा होंगी तो सारा अमल मशकूक हो जाएगा, इससे फायदा नहीं होगा। चांडू साहब, लेकिन ये तो चलें, आप सही कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के आप हक में नहीं हैं, लेकिन आप ऑर्डिनेंस तो एक महदूद मुद्दत के लिए होता है, उसके बाद फिर इसको कानून बनाना होता है, कौमी असम्बली के पास जाएगा ये। अब जब कौमी असम्बली के पास आएगा, सेनेट के पास जाएगा, तो क्या प्रिंसिपली आप इस मौक़िफ़ से इत्तफाक कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ, ये 40 दिन का जो रिमांड है ये सही फैसला है? यानी आप चले, ऑर्डिनेंस तो गलत है, लेकिन इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे 40 दिन के रिमांड के मामले को? मेरी जो जाती राय है, जो जाहिर है मैं पार्टी की तरफ से तो नहीं बैठा, उनका मौक़िफ़ पेश भी नहीं कर सकता, न मेरे बोलने की कोई पार्टी के मौक़िफ़ में हैसियत है। लेकिन जहां तक मेरे जात का आप पूछ रहे हैं तो मैं हामी तो नहीं हूं। हमने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। ये पार्टी एक तकलीफों का एक समंदर अबूर करके आई है, हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। जब भी जिसका रिमांड बढ़ाया गया, जब भी जिसको इंसाफ नहीं मिला, हमने उनके साथ आवाज मिलाई है अपनी। अभी हम कैसे राजी हो सकते? लेकिन हुकूमत बैठी है, जरूर किसी बात पे उनको जरूरत महसूस होगी कि उन्होंने ऑर्डिनेंस लिए, लेकिन मैं तो हामी नहीं हूं कि इनका रिमांड की मुद्दत बढ़ाई जाए। पहले भी हमने मुखालफत की, अभी हम करते हैं। जो तरीकेकार भी इंसाफ की राह में रुकावट बने या इंसाफ को देर से मिलने का मौका फराहम करे, मैं तो उसकी हिमायत नहीं करता। सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर राना साहब से भी पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि रिमांड को 14 दिन से 40 दिन पर कर दिया जाए, और बदनीयती पर मबनी केस बनाने वाले अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी जाए, ये क्यों किया गया? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानो साहबा, पहले आपसे फिर मैं राना साहब का मौक़िफ़ लेता हूं कि ये जो दूसरा ऑर्डिनेंस आया है नैब तरामीम के हवाले से, एक तो ये अपने तौर पर एक बड़ी तशवीश की बात मालूम होती है कि नैब तरामीम को ऑर्डिनेंस के ज़रिए से क्यों लाया गया, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद मौलाना चांडियो साहब भी कह रहे हैं। तो इसमें जो एक बदनीयती पर मबनी जो केस बनाने वाले अफसर की सज़ा है वो 5 साल कर दी गई थी, लेकिन उसको वापस 2 साल कर दिया गया है। आप इसको कैसे देख रही हैं? और रिमांड अब 40 दिन का होगा नैब कस्टडी में, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत दिलचस्प। जैसे कि मौलाना बख्शांडियो साहब ने खुद अभी कहा, सारा अमल ही मशकूक शायद लग रहा है। देखिए, ये वो जमातें हैं जो पहले जो पीडीएम की हुकूमत भी आई थी तो उन्होंने ही नैब में तरमीम की थी और वो इस सब के बड़े खिलाफ थे। तो आज क्या ज़रूरत पड़ी कि वो भी पार्लियामान के ज़रिए नहीं मगर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये तरमीम लेकर आए, इसकी समझ नहीं आती। मगर जो ये बात है कि 5 साल से 2 साल कर दी है, वो शायद इसलिए क्योंकि 5 साल पे बेलेबल नहीं होता ऑफेंस और 2 साल पे बेलेबल होता है। तो अब अफसरों को ये भी पता चल गया कि जी बेल भी हो जाएगी, केस भी लटक जाएगा, आप खुल के बनाइए बदनीयती पे मबनी केसेस, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए है। और ये तो हमने देख लिया, हमें ये सब मालूम है। अब फिर मैं दोहरा रही हूँ, कुछ दिन पहले पंजाब की काबीना मिली, उन्होंने भी फैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ केसेस दायर करेंगे। तो ये सब उस अमल का तसलसल ही लग रहा है। लगता है कि हुकूमत सिर्फ चाहती है कि जैसे वो पहले खुद कहा करते थे कि नैब जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो सियासी इंतकाम का एक टूल है, एक ज़रिया है, तो इन्होंने उसको ज़रिए को और मजबूती से इस्तेमाल करना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये तरमीम लेकर आए हैं। मगर आखिर में बस एक जुमला कहूँगी, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है कि सबको अपना थूका चाटना पड़ रहा है। सही है,
ये पता नहीं किस शायर का शेर आप सुना रही हैं, लेकिन राना साहब ये बताइए कि ये क्या ज़रूरत इसकी महसूस हुई होगी कि 5 साल अगर ये मतलब एक बंदा पहले ही तस्लीम किया जा रहा है कि वो बदनीयती पर मबनी केस बना रहा है, तभी तो उसको सज़ा हो रही है ना 2 साल की 5 साल की। यानी आप कह रहे हैं, हम तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है, अगर वो किसी पे बदनीयती पर मबनी केस बना दे तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, थोड़ा कम गुनाह है। लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि देखें सबसे पहले तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए मामलात को चलाना एक जमहूरी माहौल के अंदर अच्छा नहीं है, और बहरहाल ये ऑर्डिनेंस आई है तो इसकी जो रिमांड की का जो मामला है 14 से 40 दिन के अंदर, इसका तो मेरे ख्याल से ये नैब की तरफ से ही ओपिनियन ये था कि बड़ा थोड़ा टाइम है और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। ये जो ऑर्डिनेंस आई है इससे मेरा ख्याल था पीटीआई तो खुश होगी, क्योंकि जो हम तरामीम लेके आए थे उसके वो ख़िलाफ़ थी। तो अब अगर उनके अंदर से कुछ चीज़ें रिवर्स हो गई हैं तो कम से कम पीटीआई को तो यू टर्न नहीं लेना चाहिए। बहरहाल हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे नहीं, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा नहीं वो देखिए बात ये है कि हमें तो ये यू टर्न का कह रहे हैं कि हमने यू टर्न लिया है, लेकिन ये भी यू टर्न ले रहे हैं ना। ये जो हमने तरामीम की थी ये कह रही थी कि हम कोई अपना बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो अब अगर ये वापस हो गई है तो इनको इसको वेलकम करना चाहिए। इनको कम से कम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये 40 दिन जो रिमांड की इन्होंने बात की है, ये तो चले वो उनका ये ख्याल होगा नैब वालों का कि उनको इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी है। ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये 5 से 2 साल की क्या वजह है। ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नैब को बिल्कुल हमें खत्म करना चाहिए कि 5 की बजाय 10 साल कर दें सज़ा। बिल्कुल मेरा बनाएगा क्यों कोई किसी के खिलाफ? देखें ये आपके खिलाफ अगर मुझे पता होता तो मैं लीगल ओपिनियन जो है वो लीगल टीम से लेके आता। बहरहाल मेरा ये पर्सनली ये ख्याल है कि हमें ख्याल में लीगल टीम के पास कोई ओपिनियन मौजूद है? नहीं, डेफिनेटली होगा ऑर्डिनेंस वरना ना आती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें अकाउंटेबिलिटी को अक्रॉस द बोर्ड क्या ओपिनियन देने के लिए कोई ओपिनियन मौजूद होगा उनके पास? ओपिनियन तो होगा ये नहीं बिल्कुल होगा ना। देखें असल ऑर्डिनेंस आई है तो फिर उसको वो डिफेंड भी करेंगे। मुझे क्योंकि मैंने ये ऑर्डिनेंस वंस अगेन नहीं पढ़ा तो मुझे डिटेल नहीं पता। बहरहाल अगर कोई किसी ने गलत केस बनाया है तो उसकी सज़ा तो 5 साल भी रहती तो कोई उसमें मसला नहीं था। जी बिल्कुल सही है। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ इद्दत वाले मामले में। आज हुआ ये है कि फ़ैसला महफूज था। आज सब लोग फ़ैसला सुनने के लिए गए और फ़ैसला सुनने के लिए जब गए तो जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। हालांकि ये अदम एतमाद का इजहार पहले भी किया गया था और उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन आज फ़ैसला महफूज होने के बाद इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए फिर मामला हाई कोर्ट के पास भेज दिया गया है। इद्दत केस में और फिर बाद में हमने अदालत के बाहर लड़ाई झगड़ा भी देखा। पीटीआई के कुछ वकला ने मारा भी, पकड़ के घूंसा मारा, मुक्का मारा खावर मानका साहब के। ये हमारी अदालतें और हम ये किन चक्रों में पड़ गए हैं चांडियो साहब? ये इद्दत के मामले और फिर जिस अंदाज में नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं कि फ़ैसला महफूज होने के बाद अदम एतमाद हो गया और उसको कबूल कर लिया गया। अदलिया के साथ पीटीआई के ज़माने से क्या हो रहा है, जब उनकी पसंद के चीफ जज साहबान बैठे थे और जज से फैसले ले रहे थे, किस अंदाज से जल्दी इंसाफ फराम हो रहा था जो आम आदमी का मुकद्दर नहीं था। लेकिन मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताता हूँ। खान साहब की शादी का मामला हुआ, दूसरी बीवी को तलाक हुई और इस बीवी के साथ मामला हो रहा था, तो मेरे चेयरमैन ने मुझे कहा, जिनका नाम बिलावल भुट्टो है, ये है शराफत की तरबियत, ये है सियासी तरबियत, ये है आला ज़र्फी। मुझे बिलावल साहब ने कहा, मौला बख्श आप जाते हो टीवी पर, खान साहब की जाती जिंदगी पे नहीं बात कर ली। मैंने कहा सही, मैंने उनका नाम ही नहीं लिया, मैंने हॉस्पिटल का नाम ले लेता, उसमें उनका वालदा का नाम आया तो मेरे चेयरमैन नाराज हुए, कहा बस अभी बात खत्म, मैं नहीं चाहता कि हम उनकी जाती जिंदगी मुदाखलत, उनकी माँ का जिक्र हो या उसकी बीवी के मामलात में हम बात करें। ये है आला ज़र्फी। और वहां खान साहब को देखो क्या नहीं छोड़ा। देखिए मियाँ साहब हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सियासतदान है, क्या किस अंदाज से उसकी बेटी के लिए गुफ्तगू की आप तस्वर करते हैं? एक कौमी लीडर ऐसी बात कर सकता है? किस लीडर को गालियां नहीं दी, किस लीडर के लिए बदकलामी नहीं की गई? हमने नहीं कहा, हम नहीं करते। अभी भी मैं यही कह रहा हूं, मैं उनकी जाती जिंदगी में क्यों बात करूं, लेकिन मेरे लीडर ने मना किया कि ये बात नहीं करने की,
निकाह का मामला है, जाती मामला है, अल्लाह का मामला है। जो शरई साहिबान बैठकर, कानूनी माहिरीन बैठ के मसला हल करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे लीडर ने मना किया है, और वैसे भी हम नहीं करते। हम सियासी लोग हैं, हम अचानक नहीं आए, हम ऐसे जमीन से उगकर नहीं निकले। हमने जदोजहद की है, हमने तरबियत दी है, हमने मकतल गाहें देखी हैं, हमारे कारकुनों ने जेल भरे हैं, शाही किलों में हमारी खवातीन रही हैं। हम गैर सियासी बात कही हिमायत नहीं करते। कानूनी मामला है, आईनी मामला है, जिस अंदाज में भी कानून वाले हल करें। शरई मामला है, शरीयत के साहिबान बड़े बैठे हैं, क्या शरीयत कहती है वो खुद देखें। मेरे लीडर इस मामला में नहीं बात करते, न हमारे बात करने की हिमायत करते। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी में बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उसूली तौर पर ये दुरुस्त बात है। अब मामला चला गया हुआ है अदालत के पास, लेकिन आज मैं मेहरबानो साहिबा क्यों अपने जब्त पे काबू नहीं रखा पीटीआई के लोगों ने? कमरा अदालत में पहले बोतलें उछाली, शेम के नारे लगाए खबर मानिका पर, बाहर आकर उन पर धावा बोल दिया, उनकी पिटाई की। चलिए मामला अदालत में चल रहा है, हो सकता है फैसला आपको पसंद ना आया हो सकता है कि फैसला आपके खिलाफ हो, या हो सकता है आपके हक में भी हो। जब मामला अदालत के पास है, आपके पास लीगल रेमेडीज मौजूद हैं, तो फिजिकल होने की जरूरत क्यों पेश आई? लीगल रेमेडीज तो बिल्कुल मौजूद हैं, और लीगल रेमेडीज का हम पीछा भी कर रहे हैं, मगर जिस तरह बदकिस्मती से अदालतें चल रही हैं, या जिस तरह उनको चलने से रोका जा रहा है, वो भी आपके सामने है। आज इस केस में महफूज फैसला सुनाया जाना था, इसके अंदर रिक्यूजल का बनता नहीं था मंतक। मुझे तो समझ नहीं आई, मगर जहां तक खबर मानिका साहब पे अदालत के अंदर जो मैंने सुना है, खवातीन इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने पानी की बोतल शायद फेंकी, क्योंकि उन्होंने इतनी घटिया गुफ्तगू की। किसी इंसान को जेब नहीं देता कि वो किसी भी औरत के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करें, खास तौर पे जो उनकी बच्चों की वालदा हो। मेरे ख्याल में ये पूरा जो केस है, जो इद्दत का केस है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, आप किसी भी खातून से पूछें, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, सबको बड़ा इस पे सब रंजीदा है, सबको बड़ा गुस्सा है कि इतने घटिया नौयत का केस बनाया किस तरह। देखिए, एक औरत की गवाही उसकी इद्दत पर काफ़ी होती है। अगर आपने शरीयत को सामने रखना है तो ये शरीयत है, उसके नफ़ी करते हुए आपने ये केस चलाया। आज उस केस पे अपील थी, उस पे फैसला सुनाया जाना था। वहाँ पे मानिका साहब ने अपने वकील को कहा साइड पर हो जाए, और ख़ुद उन्होंने बहस की, और बहस तो नहीं की, जिस तरह की घटिया गुफ्तगू उन्होंने की और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उसके बाद ये तो होना ही था ना, पहले ही लोगों को इतना गुस्सा है, इतना गम है इस केस के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह की गुफ्तगू, तो इसका रिएक्शन तो आना था। आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को मारना पीटना चाहिए है, बट अनफॉर्चुनेटली मानिका साहब हैड इट कमिंग। जिस तरह का उनका बर्ताव रहा है और जो उनकी गुफ्तगू रही है, शुक्र करें कि इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा, तो ये तो आपके आखिरी जुमले में धमकी सी भी महसूस हो रही है। मैं धमकी नहीं, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि इससे ज्यादा बात नहीं बढ़ी, और वहां पे बाकी जो वकला थे उन्होंने उस वकील को भी काबू में किया और उसको दूर ले गए और उसको ठंडा किया। वहां पे तहरीके इंसाफ के ही लोग थे जिन्होंने उसको, जो हमारा एक ILF का मेरे ख्याल में लॉयर है, उसको रोका और उसको दूर लेकर गए, क्योंकि बात दूर तक जा सकती थी। और मानिका साहब की आप गुफ्तगू सुनते, जब वो अदालत से बाहर निकले हैं, वो यूं हाथ करते हुए और गालियां दे रहे थे खान साहब को भी, बुशरा बीबी के खिलाफ भी गंदी गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो वो क्यों, मुझे तो लगता है वो जान के इश्तियाल देना चाह रहे थे लोगों को। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि लोगों को कितना गुस्सा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका आ गया पॉइंट। लेकिन राना साहब, वैसे ऑल्दो दिस इज अ लीगल क्वेश्चन, लेकिन क्या आपके ख्याल में आपने कभी सुना है कि एक फैसला महफूज हो जाए और उसके बाद जज रिक्यूज कर जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये एक फैमिली मैटर है, नंबर एक। और जिस तरह के जज्बात आज खबर मानिका साहब दिखा रहे थे, उससे पता चलता है कि वो कितने इन्वॉल्व हैं इस फैमिली मैटर। इतने इन्वॉल्व हैं कि 6 साल बाद उन्होंने केस दायर किया। नहीं, लेकिन आज आपने देखा था कि उनकी जो खुशी का जो इजहार उनको जो कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो वाकई वो महसूस कर रहे हैं। 6 साल के दौरान वो कहते रहे हैं
वो पाकबाजी की अपनी साबिक एहलिया और की पाकबाजी की गवाही देते रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आज उनकी गैरत जागी। सुन तो लेना, मैं तो कह रहा हूँ ये फैमिली मैटर है, ये सियासी मैटर है ही नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि इससे अंदाजा होता है कि उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। नहीं, मैं तो 5-6 साल तक तकलीफ नहीं। मैं तो जो मुझे नजर आया टीवी के ऊपर वो लहरा रहे थे, उनकी तकलीफ नजर आई, वो हाथ उसने आपको भी तकलीफ में मुब्तला किया। वो हाथ लहरा रहे थे, खुशी मना रहे थे, जो भी, इट वाज अ पर्सनल फैमिली मैटर। ठीक है, इसके अंदर पीटीआई के कारकुनों को वहां जाना नहीं चाहिए था। वो उनका और उनकी बेगम का मामला, जो उनकी साबका बेगम है, उनका मामला था। देखिए बहरहाल ये इसके अंदर हम तो फरीक नहीं है, लेकिन ये मैं आप इस केस को सियासी नौयत का केस नहीं समझते? नहीं, मैं सियासी नौयत का भी नहीं समझता। और ये आप इलेक्शन से 2-3 दिन पहले इसका फैसला आने को भी आप सियासी नहीं समझते? देखें, मैं तो ये जो पूरा मामला है ना, देखें पहले वो खान साहब रेहाम बीबी के साथ मैरिड थे, ये खबर और बुश्ता तो दोनों की तलाक होना और फिर ये रद्दोबदल होना, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, वो ठीक है, मैं आपसे पूरा मामला सर, इस पर तो मैंने आपसे कमेंट मांगा ही नहीं है, मैंने तो आपसे सवाल ही किया। देखें बात ये पूरा मामला जो है ना, ये देखिए ना, मेरा तो ये तो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये, चूंकि एक फैमिली मैटर था या उनका जाती मामला है, अब ये बड़ी गलत बात है ना कि फैमिली मैटर के अंदर सियासी कारकुन जाएं और वो मारना शुरू कर दें। ये तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा, मेरा तो सवाल ये था कि फैसला महफूज होने के बाद जज साहब का रिक्यूज करना, ये आपको मतलब आपने कभी देखा है इसमें? देखिए, ये तो जज साहब से पूछना होगा ना कि उन्होंने वो जी उस पे अदम एतमाद किया और उन्होंने कहा कि जी मेरे पे अदम एतमाद हो गया। राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग आपकी पार्टी के कई दफा कह चुके हैं कि इस फैसले ने, इस अदालती फैसले ने, जो कि आपके ख्याल में खालिस्तन फैमिली मैटर था, आपको सियासी तौर पर इंतखाबात में 8 फरवरी को बहुत नुकसान पहुंचा, जोड़ा गया ना जी हमारे साथ, आपको नुकसान पहुंचाया ना, इससे हमें कोई, इससे आपको नुकसान पहुंचा, फिर भी आप इसको सियासी फैसला नहीं समझते? देखिए, ये फैमिली मैटर ही फैमिली है, तो ये तो इसके अंदर में इम्पैक्ट कैसे हो गया? फिर आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो गया? क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने पोर्ट्रे किया, पीटीआई वालों ने उसको सियासी बनाया। आज भी किसने सियासी, क्या पीएमएलएन के वर्कर नजर आ रहे थे आपको? क्या हम वहां नारे लगा रहे थे? कोई हम तो नहीं लगा रहे थे ना, तो उसको सियासी किसने बनाया? उनका मामला ना, आपके ऊपर सियासी तौर पे इम्पैक्ट क्यों हुआ? सियासी पीटीआई के वहां वर्कर्स को जाना ने सियासी नहीं जाना चाहिए था जी। मेहरबानों को ऐसा बात क्यों गए? क्यों नहीं जाए हमारे वर्कर्स वहां पर? आपने एक घटिया जाली मुकदमा बनाकर ना सिर्फ हमारे चेयरमैन को उसमें सजा हुई, उनकी ज़ौजा को, और जो इस केस ही में वो जेल में बंद हैं इस वक्त, उनकी हालत भी खराब है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको मेडिकल अटेंशन भी नहीं मिल रही, उनके साथ नाइंसाफी भी हो रही है। तो हम क्यों ना उनके साथ खड़े हों? हमारा फर्ज बनता है, हमारा एब्सोल्युटली हमारा फर्ज बनता है। वो इसीलिए उनके साथ ये सब हो रहा है क्योंकि वो खान साहब के साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो हमारी जमात के साथ खड़ी हैं, क्योंकि वो टूटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई डील नहीं की। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े हों और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम वहां पर जाएं, और हम जाएंगे। आप कौन होते हैं कहने वाले कि फैमिली का केस है तो बुशरा बीवी का केस चल रहा है तो हमने बना रहे हैं वो सियासी जी नहीं, अगर वो सियासी मारेंगे मियां को तो फिर ऑब्वियसली वो राणा साहब इतने मासूम है नहीं कि जितना होने का दावा कर रहे हैं। ये सियासी केस उस दिन बना जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले इसको जल्दी चलाया। रात 11 बजे तक समाप्त होती रही है वैसे राना साहब, इसकी रात 11 बजे तक समाप्त करके नहीं, लेकिन इसका नुकसान तो, इसका नुकसान तो मेहरबानो साहबा ये नून लीग को हुआ ना। ये तो अगर जल्दी किया गया तो ये तो साजिश नून लीग के खिलाफ थी कि जल्दबाजी में इसका फैसला आ गया। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हमें इसका सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है इलेक्शन में। मुझे इन पे इतना तरस आता है। इनके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। इनको हुकूमत से भी बाहर भेजे तो नाइंसाफी है, इनको हुकूमत में लाएं तो नाइंसाफी है। आज तो मुझे नून लीग पे सिर्फ और सिर्फ तरस आता है क्योंकि इनके साथ होती सिर्फ नाइंसाफी है। सही है, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। चांडियो साहब के पास जाता हूँ, मैं उनसे पूछूंगा कल नैब तरमीम केस पर कल फिर समाअत होने जा रही है। पिछली मरतबा जब समाअत हुई थी तो एक तस्वीर लीक हो गई थी, वहां पे उस दिन वो स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी, लेकिन एक तस्वीर निकल आई थी। अब कल हो सकता है इसके लिए ज़्यादा सख्त इंतजाम किए जाएं ताकि तस्वीर बाहर ना आए, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग पर पिछली मरतबा भी बहस होती थी कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चांडियो साहब की राय लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना चांडियो साहब, कल नैब तरमीम केस की समाअत होने जा रही है। इस पिछली समाअत को छोड़कर उससे पहले जो समाअतें हो रही थी उसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत अहम नौयत का केस है। लेकिन पिछली मरतबा चूंकि वीडियो लिंक पर एक बानी तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल लीडर ने आना था, तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से नहीं हुई, उसकी वजह शायद कुछ और होगी, वो वजह हमें नहीं बताई गई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, लेकिन बहरहाल ये उनका इख्तियार है। आप क्या समझते हैं कि इस केस में लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम नौयत का केस है और इस पर पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी? मैं आपकी बात पे मुतफिक हूँ, बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मेरे दिल की बात है। और ऐसी ही हमदर्द खातून होनी चाहिए जो पाकिस्तान की खवातीन के लिए इस अंदाज से बोल रही हैं। कोई बात नहीं, अगर वो इमरान खान साहब की शरीक हयात हैं उनकी तरफ बोल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस अंदाज से वो पाकिस्तान की तमाम खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, खवातीन की तौहीन पर एहतजाज कर रही है। मैं इनसे कह रहा हूँ, आप कहाँ चली गई थी उस दिन जब वो जरदारी साहब की हमशीरा को रातों रात लेकर घर से लेकर जेल लेकर आकर पहुंचा दिया, और कानून था न कोई तरीकेकार था? आप कहाँ चली गई थी जब वो मियाँ साहब की बेटी के लिए जो कह रहे थे? आपको याद है? ऐसे बीबी नाम ना लें, शोहर नाराज हो जाएगा। आप कहाँ चले गए थे? ये जो पूरी खवातीन के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए मेकअप पर, उनके कपड़ों पर, उनके लिबासों पर जो तबसरा करते रहे, आप पता नहीं क्यों उन पर एहतजाज नहीं करती? मेरी बहन वो भी खवातीन है, वो भी किसी की बहू बेटियां हैं। चांडियो साहब से नहीं बोलना चाहिए। अगर जी, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जी बोले। मैं आपको जवाब दे देती हूँ चांडियो साहब। आप मेरे जितने भी टॉक शोज हैं या अभी कोई बात इंटरव्यू है उसको नहीं, वो सवाल ही उठा रहे हैं। जहाँ जब बात मुकम्मल करने आपको जवाब दे बात करने दे। चांडियो साहब को आप मुझे ऐसा नहीं करेगा, मेहरबानो बात करने दें, मुझे बात करने दें। साहब, आप बात मुकम्मल कर मुझे बात करने दें। मैं अच्छा नहीं समझता चांडियो साहब, सब्सटेंस अगर मेरे मैं अच्छा नहीं समझता, कहिए चांडियो साहब, बहस करूं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसपे आप गुस्सा हो गई। मैं तो कह रहा हूँ, वकालत करनी है तो पाकिस्तान की तमाम खवातीन की वकालत करें, गुस्सा नहीं हुई सिर्फ पार्टी कायद की खातून की क्यों करती है? आप पूरे पाकिस्तानी खवातीन की खान साहब ने किस अंदाज से बेइज्जतियां की है वो आपको याद नहीं है? किस अंदाज से खवातीन पे तबसरे किए वो आपको याद नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, अब इसमें गुस्से की क्या बात है? मैं तो आपके तबके की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आपकी गुस्सा नहीं हो रही सर, नस्ल है उस खवातीन का तबका, उसकी बात कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मैं तो तारीफ की आपकी, लेकिन पूरे मुल्क के खवातीन की मैं आपके इनके पास कोई इखलाक की जवाब नहीं है। मेरी बहन में मुनासिब नहीं है, मैं खवातीन के साथ इतना लड़ाई नहीं करता, मैं अपना मौकफ रखता हूँ, तो इन किसी की नहीं करता। आप भी मेरे बाद अपना मौकफ रख लें। मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात आपने की, लेकिन ये वकालत पाकिस्तान की तमाम खवातीन की होनी चाहिए था। खान साहब ने तमाम पाकिस्तान के साथ सही है। क्या हो गया? बिल्कुल सही है चांडियो साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम खवातीन के फिर अब आपके जमाने में मरियम नवाज साहबा के होटल के कमरे का ताला तोड़ा गया था, आपको याद होगा। उस वक्त आप लोगों ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की? चांडियो साहब इस तरह के वाकयात याद दिला रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, वो इस तरह के वाकयात याद दिला रहे हैं, और मैं बिल्कुल कह रही थी कि अगर आप मुझे मौका देते, अगर आप मुझे चांडियो साहब 1 मिनट दे दीजिए, आप कितना बोलना चाहते हैं बोलिए। मेरी बात तो पूरी हो जाए, 1 मिनट तो दे, मेरी बात तो पूरी हो जाए, फिर एक मोहलत तो मुझे बात तो करने दे, फिर जो चाहे आप करें। असली तो पहली बात, ना मैं जज्बाती हो रही हूँ, ना मैं गुस्सा हो रही हूँ, मैं बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से जवाब दे रही हूँ। अगर अच्छा मेहरबानो कुरैशी साहबा, एक मिनट में जरा चांडियो साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर आपको मैं वक्त देता हूँ, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। चलें, वो कहना चाह रहे हैं ना, कुछ कहने दीजिए चांडियो साहब को। क्यों आप जी चांडियो साहब कहिए। सारे मुल्क में सिर्फ पीटीआई को हक है बात करने की और गालियां देने की, और कोई पार्टी अपना मौकफ नहीं रख सकती। असरा खान साहब, अगर आप मुझे आप मौकफ नहीं कहिए सर, कहिए। तो मुनासिब नहीं होगा। मैं खवातीन के साथ बहस मुबाहिसा करके उनकी तौहीन कभी नहीं करता हूँ। मैं तो मर्दों की नहीं करता, खवातीन की कैसे करूंगा? सही है, बहनें बेटियां हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छी बात उन्होंने की, लेकिन ये बात सिर्फ एक खातून के लिए क्यों? ये बाकी खवातीन जिनके मैंने नाम लिए वो खवातीन नहीं है, आम पाकिस्तानी खवातीन, उन सब के लिए जो उन्होंने बातें की है वो कहाँ अच्छा लगता है? आप बताएं तो सही।
इनके तबसरे तो याद करें, इनकी बातें तो याद करें। लगता ही नहीं कि ये मुल्क में इस बड़े तबके खवातीन का एहतराम करते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी भी यूरोप के बने बैठे हैं, बड़े फैंसी बने बैठे हैं, बड़े आजाद ख्याल बने बैठे हैं। अपने घर की बात आती है तो परेशानी भी होती है, बुरा भी लगता है कि भाई वो खान साहब की शरीक हयात है। बाबा और उनकी बहनें बेटियां हैं, उनका भी एहतराम करो तो आपका एहतराम हो। आप किसी का एहतराम नहीं करेंगे, कोई आपका भी एहतराम नहीं करेगा। मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मेरी बहन है, मुझे मुनासिब भी नहीं लगता। मैं बीच में भी नहीं बोलता, कभी किसी के बीच में नहीं बोलता। आप टोक रही हैं, फिर मैंने कहा मेरी बहन जी सही है सर। चलिए, आपने अपना मौक़िफ़ तफसील से रख दिया चांडियो साहब, बिल्कुल सही है। अब मैं चाहूंगा कि मेहरबानो कुरैशी आप अपना जो मौक़िफ़ देना चाहती हैं आप कहिए। जरूर। जी, बहुत तफसील से रख दिया मौक़िफ़, और इतनी तफसील देने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे आप शुरू में ही मौका दे देते तो हम आगे गुफ्तगू में बढ़ सकते। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी चांडियो साहब, बाकियों के लिए तो मैं नहीं बोल सकती, अपने लिए जरूर मैं बात कर सकती हूँ। मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं, जितने भी बयानात हैं, आप वहां पे देख लीजिए, चाहे मरियम बीबी हो या कोई और खातून हो, जब भी उन पे बात आई है मैंने तो बड़ा चांडियो साहब आप पे जाती तौर पे नहीं कह रहे ना, चांडियो साहब तो आपकी जमात के बारे में कह रहे हैं, आपकी पार्टी के बारे में कह रहे हैं ना। जी सर, नहीं असदुल्ला साहब, उन्होंने बिल्कुल जाती कहा कि उन्होंने कहा कि मैं कहाँ थी, अभी मैं खवातीन के लिए बात करी हूँ, मगर मैं कहाँ थी जब ये सब हुआ। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैं यही थी जहां मैं आज हूँ। इसी असूल पे मैं तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ। खवातीन के लिए इस तरह की गुफ्तगू कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है और हमेशा रहेगा हर जमात के लिए। इनफैक्ट यहाँ तक मेरे अपने पार्टी के चेयरमैन है ना इमरान खान साहब, जब उन्होंने जलसे में, तब तो मैं सियासत में भी नहीं थी, मगर उन्होंने जब जलसे में मरियम बीबी का नाम लेके कहा कि वो जब उनका नाम इतना लेती हैं, तो मैंने तो तब भी ट्वीट किया था, अपने चेयरमैन के बात को क्रिटिसाइज किया था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है। इतना इखलाकी जवाज मुझ में है, मेरे असूल इतनी, मैं अपने असूलों के पाबंद हूँ, मैं उन पे खड़ी रहती हूँ, मैं आए बाएं शाएं नहीं कर रही। उनके लिए भी गलत है, इनके लिए भी गलत है। आप बदकिस्मती से जब इनके पास कोई जवाज नहीं होता है तो ये हमेशा माजी में जाते हैं और हमारे माजी को ही खंगालते रहते हैं, टटोलते रहते हैं। मगर आज पे बात कीजिए, क्या जो आज हो रहा है वो सही है? क्या जिस तरह खवातीन को पिछले 1.5 साल में सड़कों पे घसीटा गया, जिस तरह उनको नाहक कैद में रखा जा रहा है, जो उनके साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह चादर चार दीवारी पामाल की गई है, और जिस तरह यही तो चांडियो साहब ने कहा है कि आप लोगों ने जैसे फरियाल तारपुर साहिबा का उन्होंने मिसाल दी है, उस वक्त जब आप गिरफ्तारियां कर रहे थे, वो तो दैट इज इन द पास्ट ना। मैं इनसे इनकी बात कर रही हूँ, मैंने अपना जवाब दे दिया, मगर ये सब बताएं क्या इनकी चूं भी निकली? ये तो कुछ के तक नहीं, जब खवातीन के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। आज पाकिस्तान के कानून के खिलाफ बेल्स नहीं दी जा रही खवातीन को, क्या इनकी आवाज उठी है उस पर? हमें आईना दिखाना बंद कीजिए, जरा खुद भी आईना देख लीजिए, आपको भी कोई इतना अच्छा चेहरा नहीं नजर आएगा। ठीक है जी, मेरी बहन, हमने कहा है तो नहीं दिया, जो है उनको रिहा होना चाहिए, हमने मुतालबा किया है। दबे लफ्ज़ों। चलिए चांडियो साहब कह रहे हैं कि तो उसे यकीनी बनाए, उसे यकीनी बनाए आईने ओहदों पे आपकी जमात के लोग। राणा साहब जो है ना वो सारे डिस्कशन से ताल्लुक से होकर बैठे हुए हैं। मैं वापस आ जाता हूं अपने जरा पुराने मौजू पर। कल लाइव स्ट्रीमिंग आप देखना चाहते हैं? नैब तरमीम क्या हो रही है, आप चाहेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो? देखिए ये फैसला अदालत का है, हमें नहीं आप चाहेंगे देखना? देखिए मैं तो चाहूंगा बिल्कुल देखना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग हो, आप देखें, मुझे कोई मसला नहीं है। देखें ये जब वो तस्वीर आई तो इन्होंने इतना प्रोपोगेंडा किया कि खान साहब की तस्वीर आई तो पता नहीं डर गए, फलाना हो गए। भाई ये खान साहब तो जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो अब दूसरी गली में नहीं पता होता था कि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उनकी अगर लाइव स्ट्रीमिंग दिखा देंगे तो उन्होंने वही बातें करनी है जो वो पहले करते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन फैलाने की, पाकिस्तान में नफरत की बीज बोने की। उसके अलावा तो उनको कुछ नहीं आता। तो मेरा पर्सनली ओपिनियन तो यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, खान साहब ने वही करना है जो वो पहले करते रहे हैं। उन्होंने कल भी वही किया, आज भी वही करेंगे और आगे भी वही करेंगे। तो उनका चेहरा दिखाएं अवाम को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला अदालत का। ठीक है जी, मगर खान साहब इनकी जमात को, इनकी हुकूमत को जरूर पड़ता है, इसलिए उनके नाम पर पाबंदी है, उनकी तस्वीर पर पाबंदी है। हरकत की वजह से है ना। अब उन्होंने हरकतें ऐसी की हैं, उन्होंने 9 मई के वाकयात,
फिर आप अच्छा, 9 मई के ओवरऑल आप वाकयात देखें भी वो 190 वाकयात मिलियन हैं, डॉलर की राणा जो साहब। मामलात थे और दीगर मामलात हैं, वो तो राणा देखें साहब, मीर राणा जाफर, साहब, मीर सादिक, एवनफील्ड में एक पूरी रहने तारीख है वालों को, उनकी। तो एवनफील्ड में रहने वालों को नैब की केसेस की 190 गुफ्तगू मिलियन नहीं डॉलर करनी चाहिए है। 190 मिलियन पाउंड की वजह से थोड़ी नाम पे पाबंदी लगती नहीं है। नहीं मैं और ये वो केस है, 9 और मई ये के वो केस मोस्टली है, 9 मई हाँ, 9 मई के हवाले से बिल्कुल सही है। जो पोलराइजेशन और नफरत की सियासत हाँ, ये उनका बात जो ठीक है। चलिए, ट्रेडमार्क बहुत है, शुक्रिया, खान बहुत साहब शुक्रिया का और राणा साहब PTI आपका। का। मौलाना चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मेहरबान कुरैशी साहब अभी शो में मौजूद थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।